नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से जो आज की अपनी सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे लगभग 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से संबंधित। और दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो RK फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको यहाँ से प्राप्त होता रहे। तो चलो दोस्तों, आज की जो अपनी इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी रहने वाली है वो रहेगी सीरीज नंबर 34। ध्यान रखना है दोस्तों, आज की जो सीरीज रहेगी वो यहाँ पे सीरीज नंबर 34 रहेगी दोस्तों। तो क्लास को शुरू करने से पहले जरूर क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक एक बार जरूर कर दे आप सभी। तो आज की जो सीरीज रहेगी वो रहेगी दोस्तों यहाँ पे सीरीज नंबर 34। तो चलिए दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को एक बार शेयर और लाइक जरूर कर दे। शेयर और लाइक जरूर कर दे दोस्तों। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर अपन यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। एक बार मैं यहाँ पे क्लास को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे अपन शुरू करने वाले हैं। तो पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे देवधर ट्रॉफी। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। देवधर ट्रॉफी प्रतियोगिता है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट, बेसबॉल, फुटबॉल या वॉलीबॉल। दोस्तों, अगर वीडियो की आपको देखने में विजिबल होने में थोड़ी सी समस्या आ रही है तो क्वालिटी बढ़ाकर आप आसानी से क्लियर देख ले। एक बार वीडियो की क्वालिटी जरूर बढ़ा ली। तो प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो देवधर ट्रॉफी रहेगी दोस्तों वो क्रिकेट से संबंधित रहेगी। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिकेट। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, यहाँ पे अभ्यास का नियम है, इसका आविष्कार है वो किसने किया था ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्लेटो, जुगेनोर, पावलोव या फिर थॉर्नडाइक। दोस्तों, क्लास को भी शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है थॉर्नडाइक ने अभ्यास के नियम का प्रतिपादन किया था, जिसे अपन सीखने के नियमों के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा दोस्तों यहाँ पे अंजू बॉबी जॉर्ज किस खेल से संबंधित है। अंजू बॉबी जॉर्ज है इसका संबंधित है किस खेल से संबंधित रहेगी। त्रिकूद, बांस कूद, ऊंची कूद या फिर लंबी कूद। अंजू बॉबी जॉर्ज है वो किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है लंबी कूद यानी लॉन्ग जंप से संबंधित रहेगी दोस्तों। पूछा गया प्रश्न भी है, इंपॉर्टेंट रहेगा। अंजू बॉबी जॉर्ज लंबी कूद से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे बास्केटबॉल रिंग का व्यास कितना होता है। दोस्तों, बास्केटबॉल में जो रिंग होती है उसका व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बास्केटबॉल खेल में रिंग का व्यास कितना होता है। दोस्तों, जो बास्केटबॉल होती है उसमें जो रिंग लगी हुई होती है इस रिंग का व्यास कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो बास्केटबॉल खेल में जो रिंग होती है उसका व्यास होता है वो 45 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे सेंटीमीटर है, वो 45 सेंटीमीटर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल भी ये प्रश्न अपन ने प्रश्नोत्तरी में सिलेक्ट किया था और आज भी किया है। तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। दोस्तों, कल भी मैंने बताया था कि इसकी मील में पूछे तो 26 मील 385 गज। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे 26 मील 385 गज, लेकिन किलोमीटर में पूछे तो सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का 42.195 किलोमीटर। ध्यान रखना है 42 किलोमीटर और 195 मीटर, ये इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहेगा खो खो में। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे खो खो में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे खो खो खेल है, इसके अंदर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो किससे प्राप्त हुआ है ये अपने को यहाँ पे बताना है। फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, रणवीर सिंह, गोपाल सैनी या हरगोविंद संधू। दोस्तों, खो खो के अंदर द्रोणाचार्य की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो वो 1985 ध्यान रखना 1985 में द्रोणाचार्य की शुरुआत हुई थी और ये कोच और प्रशिक्षक को दिया जाता है। कल भी अपन ने इसके बारे में डिस्कस किया था। प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फड़के गोपाल पुरुषोत्तम, जिसका दूसरा नाम भी गोपाल पुरुषोत्तम फड़के भी अपन इसे बोलते हैं। ये खो खो के अंदर द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले कोच रहेंगे दोस्तों।
नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, वो रहने वाला है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हॉकी मैच की खेल अवधि क्या है। दोस्तों जो हॉकी का मैच होता है उसकी जो टाइम पीरियड या खेल अवधि होता है वो क्या होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 55, 65, 50 या फिर 70 मिनट। हॉकी मैच की जो खेल अवधि है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 70 मिनट होती है वो हॉकी खेल की मैच की अवधि रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्राणवायु कौन है। दोस्तों यहाँ पे प्राणवायु कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आसानी से आप बता सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्राणवायु होती है वो ऑक्सीजन होती है। ध्यान रखना है दोस्तों, प्राणवायु कौन सी होती है, ऑक्सीजन, जिसे अपन O2 के नाम से जानते हैं। और ये ब्लड में, यानी जो भी ब्लड होता है उसके अंदर ये मिक्सअप होके जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। दोस्तों यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो ये कहाँ स्थित होती है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे अपन मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। मास्टर ग्रंथि भी अपन इसे कहते हैं। दोस्तों शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ध्यान रखना, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि भी कौन सी होती है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही हुई रहेगी। तो प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर रहेगा दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मस्तिष्क की सतह पर, ध्यान रखना दोस्तों, मस्तिष्क की सतह पर पश्चिम भाग में रहती है, यानी पीछे की तरफ रहती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 10। क्लास को शेयर ज़्यादा करते रहे दोस्तों, आप शेयर करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फेफड़े हिस्सा है, यानी फेफड़े जो लंग्स होते हैं ये किसका हिस्सा होते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे फेफड़े हैं, लंग्स है, वो किसका हिस्सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है श्वसन तंत्र, जिसे अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। दोस्तों यहाँ पे श्वसन तंत्र, जिसे अपन रेस्पिरेटरी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं, वो इसके अंग होते हैं, हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे स्टार्च का अच्छा स्रोत है। दोस्तों स्टार्च का अच्छा स्रोत कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्टार्च का अच्छा स्रोत है कौन सा है, दूध, गेहूँ, जौ या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों स्टार्च होता है, इसका सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, स्टार्च का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो गेहूँ होता है, यानी वीट सबसे अच्छा। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे जो वीट होता है वो गेहूँ होता है, वो स्टार्च का सबसे अच्छा स्रोत रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे पेशाब से प्रतिदिन पानी खर्च होता है लगभग कितना। दोस्तों जो टॉयलेट होता है इसमें लगभग कितना लीटर पानी यहाँ पे प्रतिदिन इसके अंदर यूज आता है या खर्च होता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी पेशाब के द्वारा प्रतिदिन कितना पानी शरीर से बाहर निकलता है। तो चले दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 12 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 1500 मिलीलीटर, यानी लगभग 1.5 लीटर। दोस्तों यहाँ पर अगर लीटर में देखें तो लगभग यहाँ पे 1.5 लीटर, ध्यान रखना है, 1.5 लीटर पानी शरीर से प्रतिदिन पेशाब के द्वारा बाहर निकलता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 13 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है धमनियाँ रक्त ले जाती है। दोस्तों जो धमनियाँ होती है वो रक्त कहाँ ले जाती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। धमनियाँ रक्त ले जाती है हृदय को, हृदय से या मस्तिष्क को। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जो धमनियाँ जिसे अपन आर्टरीज के नाम से जानते हैं, आर्टरीज, लेकिन ये कौन सा रक्त ले जाती है, तो ये शुद्ध रक्त लेके चलती है। अपवाद यानी फुफ्फुसी धमनी के अलावा, अपवाद के रूप में देखें तो वो फुफ्फुसी धमनी रहेगी, यानी पल्मोनरी आर्टरीज रहेगी, जो यहाँ पे अशुद्ध रक्त लेके जाती है शरीर की एकमात्र। तो धमनियाँ शुद्ध रक्त लेके जाती है, तो कहाँ से लेके जाएगी, हृदय से कहाँ लेके जाएगी, शरीर के अंदर। प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है हृदय से। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे हृदय से मतलब है हृदय से शरीर में लेके जाएगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों, यहाँ पे प्रौढ़ हृदय का वजन होता है लगभग कितना। जी जो दोस्तों यहाँ पे प्रौढ़ हृदय का मतलब अगर देखा जाए
तो मतलब यहाँ पे जो मेच्योर जो हर्ट होता है उसका वजन पूछा गया है। प्रौढ़ का मतलब बूढ़ा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये इसका मतलब है मेच्योर, यानी लगभग परिपूर्ण हर्ट हो जाता है, उसका वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान रखना है 260 से 300 ग्राम। ध्यान रखना दोस्तों, जो मेच्योर या परिपूर्ण जो हृदय होता है, हर्ट होता है, उसका वेट यहाँ पे 260 से लेकर 300 ग्राम रहेगा दोस्तों। और इसका भी दोस्तों यहाँ पे पुरुष, ध्यान रखना है पुरुष और महिला दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन अगर पूर्ण वेट देके कॉमन आधार पर तो 260 से 300 ग्राम रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 15 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल है। दोस्तों यहाँ पे जो रेड ब्लड सेल्स होती है यानी आरबीसी होती है, उसका जीवन काल कितना है वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इजी प्रश्न है, बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न भी रहेगा, आसानी से आप इसे बता सकते हैं, इजी प्रश्न रहेगा। तो लाल रक्त कणिकाओं का, जिसे अपन आरबीसी के नाम से जानते हैं दोस्तों, आरबीसी, इसका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है। प्रश्न नंबर 15 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 120 दिन ये आरबीसी का जीवन काल। और ये मरने के बाद कहाँ जाती है, तो ये प्लीहा, ध्यान रखना है दोस्तों, प्लीहा जिसे अपन आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं, वहाँ जाके ये खत्म हो जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों। क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखें। प्रश्न नंबर 16 देखें दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है, भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसका गठन है वो कब हुआ था वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसे अपन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के नाम से जानते हैं, तो इसका गठन कब हुआ था तो वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों गठन कब हुआ था तो वो 25 जनवरी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 25 जनवरी को हुआ था, लेकिन ईयर कौन सा है, 25 जनवरी सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 25 जनवरी 1984 यानी 1984। ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 25 जनवरी 1984 को साई का गठन हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 रहेगा, यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यानी नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो कौन सी तारीख को मनाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 5 सितंबर, 2 अक्टूबर, 29 अगस्त या फिर 14 फरवरी। तो यहाँ पे 4 डेट दी गई है। 5 सितंबर शिक्षक दिवस आता है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के रूप में अपन इसे मनाते हैं, और यहाँ पे राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे वो 29 अगस्त को मनाते हैं। किसकी याद में दोस्तों यहाँ पे, तो वो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की याद में। ध्यान रखना है मेजर ध्यानचंद की याद में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे भारतीय उड़न सिक्का क्या नाम है। तो कल भी अपन इस प्रश्नोत्तरी में शामिल किया था, तो उड़न सिक्का क्या नाम है वो अपन आसानी से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। और क्लास को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो दोस्तों, आप क्लास को शेयर, ध्यान रखना है दोस्तों, आप शेयर और लाइक करने में आप कमी ना रखें, शेयर और लाइक करते रहे। 50 से ज़्यादा लाइक की संख्या एक बार जरूर दोस्तों आप पहुँचाए। कल आपने 35 से ज़्यादा आपने लाइव की संख्या की थी, लेकिन आज 50 से ज़्यादा अपने को यहाँ पे टारगेट लेके चलना है, आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मिल्खा सिंह को अपन उड़न सिख के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिल्खा सिंह। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों एक बार। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 19 देखे दोस्तों, वो रहने वाला है अपने यहाँ पे 200 मीटर की दौड़ में धावक को क्या दिया जाता है। दोस्तों जो 200 मीटर की दौड़ होती है उसमें धावक को क्या दिया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। आधा स्टेगर, पूर्ण स्टेगर या फिर 11/2 स्टेगर। प्रश्न नंबर 19 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाफ स्टेगर, यानी 200 मीटर की दौड़ में अपन हाफ स्टेगर, और 400 मीटर की दौड़ होती है दोस्तों उसमें अपन फुल स्टेगर या इसे अपन स्टेगर के नाम से भी जानते हैं, यानी फुल भी बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसे अपन स्टेगर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 20 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 रहेगा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो रहने वाला है अपने यहाँ पे 2010 के राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुए थे। दोस्तों 2010 के अंदर जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो कहाँ आयोजित हुए थे वो अपने को यहाँ पे बताना है। नई दिल्ली, दोहा, टोक्यो या सिडनी। दोस्तों यहाँ पे पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था तो वो 1951, ध्यान रखना है दोस्तों 1951 के अंदर नई दिल्ली में हुआ था पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। 2010 में कहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 20 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है नई दिल्ली, यानी
जो दोबारा राष्ट्रमंडल खेल 2010 में हुए थे वो दिल्ली के अंदर हुए थे। पहली बार 1951 में और दोबारा हुए थे वो 2010 में नई दिल्ली में। जो नवे राष्ट्रमंडल खेल थे दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 रहेगा महिला भाला का वजन होता है। दोस्तों महिलाओं के लिए जो भाला होता है जेवलिन होता है उसका वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 600 ग्राम, 800 ग्राम या 850 ग्राम। दोस्तों जो भाला होता है इस भाले का महिलाओं के लिए ध्यान रखना है, महिलाओं के लिए वजन पूछा गया है, वेट पूछा गया है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे महिलाओं के लिए भाले का वजन कितना होता है। प्रश्न नंबर 21 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 600 ग्राम। ध्यान रखना है महिलाओं के लिए अगर पूछा जाए तो वो 600 ग्राम और पुरुषों के लिए पूछा जाए तो वो 800 ग्राम। ध्यान रखना है यहाँ पे पुरुषों का होता है, वो भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 22 रहेगा वो रहने वाला है शिविर के लिए भारत में अच्छा कब होता है। दोस्तों शिविर होता है जो कैंप होता है उसके लिए भारत में अच्छा कब होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या फिर शिशिर ऋतु। कौन सा टाइम होता है जो शिविर या कैंप के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। प्रश्न नंबर 22 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है जो सबसे अच्छा शिविर का जो टाइम माना जाता है वो बसंत ऋतु यानी माघ के महीने में। ध्यान रखना है दोस्तों बसंत ऋतु कब आती है तो माघ शुक्ल पंचमी। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे माघ शुक्ल पंचमी को आती है वो यहाँ पे बसंत ऋतु यानी माघ का महीना होता है वो शिविर या कैंप के लिए सबसे अच्छा टाइम रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे जल प्रदूषण होता है इसके लिए प्रमुख स्रोत कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्षा का पानी, शिविर का पानी, नहर का पानी या तालाब का पानी। प्रश्न नंबर 23 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है शिविर का जो पानी होता है वो यहाँ पे जल प्रदूषण के लिए सबसे ज़्यादा घातक रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24। और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखें। आज आपको शेयर की संख्या दोस्तों यहाँ पे 50 से ज़्यादा ध्यान रखना, 50 से ज़्यादा आपको लाइव की संख्या एक बार जरूर पहुँचानी है दोस्तों। तो आप आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा हार्ड काम नहीं है। प्रश्न नंबर 24 देखें दोस्तों। वॉलीबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो वॉलीबॉल टीम होती है उसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। 6, 9, 10 या फिर 12। जरूर आप 50 से ज़्यादा शेयर की संख्या या लाइव की संख्या एक बार जरूर पहुँचाए दोस्तों। आप आसानी से जितने दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो एक बार शेयर करेंगे तो डबल की संख्या आसानी से अपने को मिलेगी और अपन कवर कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं तो वो 12 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों खेलने वाले प्लेइंग नहीं पूछे गए। अगर खेलने वाले होते हैं तो वो एक टीम में 6 खिलाड़ी खेलते हैं, लेकिन टीम में कितने होते हैं तो टोटल 12 प्लेयर रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे खो खो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। दोस्तों यहाँ पे खो खो टीम होती है इसके अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं 7, 10, 12, 8। प्रश्न नंबर 25 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खो खो के अंदर भी 12 प्लेयर होते हैं, लेकिन उसमें से एक टीम में खेलते कितने हैं तो 9 प्लेयर यहाँ पे प्लेइंग रहेंगे, वो भी अपने को फैक्ट याद रखना है। साथ ही में दोस्तों अभी इसमें चेंजिंग आ गया है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। तो अभी इस खो खो के अंदर कॉलेज लेवल पर अगर देखें तो 15 की टीम बनने लग गई है, यानी अब इसमें 15 खिलाड़ी होंगे, लेकिन प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 12 ही रहा है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित हो। दोस्तों यहाँ पे पेनल्टी स्ट्रोक है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हैंडबॉल। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 26 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है पेनल्टी स्ट्रोक का जो यूज किया जाता है वो हॉकी के अंदर किया जाता है। सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी। और कितना समय लेते हैं पेनल्टी स्ट्रोक के 8 सेकंड। पूछा गया प्रश्न है वो शारीरिक शिक्षक भर्ती 2018 में पूछा गया प्रश्न है कि पेनल्टी स्ट्रोक कितने समय में लेते हैं तो 8 सेकंड के अंदर यहाँ पे लेते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 27 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा का विकास कब से प्रारंभ हुआ। दोस्तों भारत के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन है इसका डेवलपमेंट या विकास है वो कब से प्रारंभ माना जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता से, कई हजारों वर्ष पहले, महाकाव्य काल से, अंग्रेजी काल से। भारत में फिजिकल एजुकेशन का जो टाइम पीरियड है वो डेवलपमेंट का वो कब माना गया है।
प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, भारत में शारीरिक शिक्षा का जो विकास है वो रहने वाला है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर महाकाव्य काल से संबंधित है। महाकाव्य काल में दो महाकाव्य दोस्तों यहाँ पे रामायण ध्यान रखना है और महाभारत है, वो यहाँ पे दोनों महाकाव्य से संबंधित इसके प्रमाण अपने को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे YMCA है, जिसे अपन यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। इसका प्रशिक्षण कब से शुरू हुआ वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों YMCA की स्थापना कहाँ हुई थी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ वो मद्रास के अंदर हुई थी। YMCA की स्थापना मद्रास, जिसे अपन YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका प्रशिक्षण है वो ट्रेनिंग है वो कब से शुरू की थी। प्रश्न नंबर 28 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1920 के अंदर YMCA फिजिकल कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना, और इसके प्रथम जो प्राचार्य थे वो HC बक, ध्यान रखना दोस्तों HC बक इसके प्रथम प्राचार्य भी थे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 29 रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों क्रिश्चियन शारीरिक शिक्षा कॉलेज, ध्यान रखना है क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं अपन इसे, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो इसकी स्थापना कब हुई थी। और दोस्तों ये कहाँ स्थित है, तो क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ये लखनऊ के अंदर स्थित है। सबसे पहले इसकी जगह का भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, लखनऊ के अंदर स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी। प्रश्न नंबर 29 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे 1932 के अंदर। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ की स्थापना 1932 में हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे प्रशिक्षण के समय हृदय, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जा रही है, तो प्रशिक्षण के समय हृदय प्रति मिनट, ध्यान रखना है लगभग कितनी रहनी चाहिए। यानी प्रशिक्षण टाइम के समय, ट्रेनिंग के समय हार्ट बीट होती है वो लगभग कितनी प्रति मिनट होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 125, 150, 175। प्रश्न नंबर 30 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है 150 बीट। ध्यान रखना है दोस्तों हार्ट बीट कितनी होती है, तो 150 बीट पर मिनट की यहाँ पे होनी चाहिए। यानी हार्ट बीट एक मिनट में कितनी होनी चाहिए, 150 बार होनी चाहिए। सामान्यतः कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे, तो 72, यानी वो ध्यान रखना है 70 से 72 बार सामान्यतः होती है, लेकिन ट्रेनिंग के समय, प्रशिक्षण के समय होती है वो 150 तक होनी चाहिए। नेक्स्ट और अगले प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फुटबॉल से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है। दोस्तों जो फुटबॉल होता है इसकी जो खेल की अवधि होती है वो कितनी होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। 45, 90 मिनट, 60 मिनट या फिर 120 मिनट। दोस्तों फुटबॉल के खेल की अवधि कितनी होती है। प्रश्न नंबर 31 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 90 मिनट, यानी 45 मिनट के यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, दो हाफ होते हैं। 45 मिनट के दो हाफ यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए। प्रश्न नंबर 32 रहेगा दोस्तों यहाँ पे आधुनिक वॉलीबॉल का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों जो प्रेजेंट में वॉलीबॉल चल रही है इसका आविष्कार किसने किया था। जी मॉर्गन, जोसेफ, जेम्स ए नाइस्मिथ या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 32 का जो सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों आधुनिक जो वॉलीबॉल है इसका आविष्कार यहाँ पे जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था, और ये अमेरिका के अंदर किया गया था। दोस्तों यहाँ पे कहाँ किया गया था, तो वो भी अपने को यहाँ पे याद रखना है, अमेरिका के अंदर जी मॉर्गन के द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 32 का सही आंसर है जी मॉर्गन। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा दोस्तों यहाँ पे बेसबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों यहाँ पे जो बेसबॉल है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रश्न नंबर 33 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है बेसबॉल है वो यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे USA का राष्ट्रीय खेल यहाँ पे बेसबॉल रहेगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल अपन ने देख लिया था कल की प्रश्नोत्तरी में, हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे लिएंडर पेस है वो किस खेल से संबंधित है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल। दोस्तों लिएंडर पेस ने ध्यान रखना है
1996 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक हुआ था दोस्तों, यहाँ पे अटलांटा ओलंपिक, उसके अंदर यहाँ पे लिएंडर पेस ने 1996 के अटलांटा ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक जीता था। ध्यान रखना ये भी फैक्ट, कांस्य पदक जीता था, लेकिन किस खेल से संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 34 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस, यानी टेनिस से संबंधित लिएंडर पेस है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 35 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे निम्न में से क्या कहते हैं? दोस्तों जिस स्थान पर मुक्केबाजी की, यानी बॉक्सिंग, ध्यान रखना है दोस्तों, जो बॉक्सिंग की यहाँ पे प्रतियोगिता कराई जाती है वो कौन सा एरिया होता है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं? कोर्ट, फील्ड, रिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35 का सही आंसर रहेगा दोस्तों मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे अपन रिंग कहते हैं, यानी जिस मुक्केबाजी का एरिया कौन सा कहलाता है? रिंग। जैसे बास्केटबॉल का कोर्ट होता है, कबड्डी का कोर्ट होता है, यहाँ पे खो खो का कोर्ट होता है, इसी प्रकार अपने को यहाँ पे बास्केटबॉल का क्या होता है? वो रिंग होता है। अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा दोस्तों यहाँ पे डूरंड कप संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी प्रतियोगिता होती है? फुटबॉल से, टेनिस, वॉलीबॉल या फिर क्रिकेट? दोस्तों डूरंड कप किससे संबंधित है? डूरंड कप की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो सन 1900 के अंदर हुई थी, लेकिन डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे फुटबॉल से। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 सही आंसर रहेगा। तो डूरंड है वो यहाँ पे फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, और शायद डूरंड कप का दोस्तों मैंने टाइम पीरियड गलत बता दिया है। डूरंड कप शायद 1888 में रहेगा दोस्तों यहाँ पे, शायद डूरंड कप का जो टाइम पीरियड है वो 1888 रहेगा। मैंने यह 1900 शायद गलत बता दिया है। एक बार जरूर आप कमेंट में बताइए कि इसका टाइम पीरियड कौन सा होता है। प्रश्न नंबर 37 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ईरानी ट्रॉफी संबंधित है, यानी ईरानी ट्रॉफी है दोस्तों वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्रिकेट, टेनिस, टेबल टेनिस या फिर फुटबॉल से? प्रश्न नंबर 37 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो यहाँ पे रहने वाला है क्रिकेट से संबंधित होती है। ईरानी ट्रॉफी का संबंध किससे होता है? वो यहाँ पे क्रिकेट से रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, रंगास्वामी कप, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे रंगास्वामी कप है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारोत्तोलन, वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर हॉकी? रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों कप और खेलों से संबंधित प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित रहेगा? प्रश्न नंबर 38 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप वो हॉकी से संबंधित रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39, और क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों। आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए, शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करते रहिए दोस्तों। आपका शेयर और लाइक करना ही मेरे को यहाँ पे मोटिवेशन देता है, तो आप शेयर और लाइक करने में ज़रूर कमी कंजूसी ना करें। जितने लोग देखते हैं उससे कम तो लाइक रहता है, और फिर भी आप शेयर और लाइक करने में कमी रखते हैं दोस्तों, तो शेयर और लाइक जरूर करते रहे। प्रश्न नंबर 39, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे जो धनराज पिल्ले है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल या फिर भारोत्तोलन? प्रश्न नंबर 39 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है धनराज पिल्ले है वो हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखे दोस्तों, प्रश्न नंबर 40, एसेज शब्द संबंधित है, यानी एसेज शब्द है दोस्तों वो किस खेल से संबंधित है? साथ ही में दोस्तों एक शब्द और आता है एस, ध्यान रखना है दोनों में फर्क है, एक एसेज और एक एस, यानी एसीई, ये शब्द किस खेल से संबंधित है वो भी आपको बताना है, और एसेज शब्द है वो किस खेल से संबंधित है ये अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 40 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है एसेज शब्द संबंधित है वो यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित है, और ये किसके बीच में क्रिकेट होता है दोस्तों? जो ऑस्ट्रेलिया, ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया जो इंग्लैंड होता है इनके बीच में एसेज ट्रॉफी होती है, यानी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रॉफी की जाती है वो एसेज कहलाती है। साथ में एज शब्द है दोस्तों वो टेनिस से संबंधित है, और ये पूछा गया प्रश्न भी है 2013, ध्यान रखना है दोस्तों 2013 और 2018 की दोनों भर्तियों में पूछा गया प्रश्न है कि एज शब्द किस खेल से संबंधित है, वो टेनिस से रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है, यानी सर्वोच्च खेल पुरस्कार पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है।
पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार, पद्म विभूषण या भारत रत्न। दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन के आधार पर अपने को बताना है, लेकिन वैसे अगर देखें तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, तो वो वर्तमान में अगर देखें तो वो मेजर ध्यानचंद, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार रहेगा दोस्तों। लेकिन इसके अकॉर्डिंग अगर इसमें खेल पुरस्कार देखें तो वो अपने को यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार, क्योंकि इसमें खेल ही पुरस्कार एक है। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न ये खेल पुरस्कार नहीं है। तो प्रश्न नंबर 41 का सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो अर्जुन पुरस्कार रहेगा। और ओवरऑल देखें तो पूरा भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार वो यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 देखें दोस्तों, जन्मजात प्रेरक नहीं है। दोस्तों यहाँ पे जो जन्मजात प्रेरक है वो कौन से नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। भूख, प्यास, आदत या नींद। दोस्तों साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे जो आदत होती है, हैबिट होती है, ये जन्मजात प्रेरक नहीं रहेगा। साथ में भूख, प्यास, नींद ये जन्मजात प्रेरक कहलाते हैं। दोस्तों प्रेरक मैकडूगल ने बताए थे, और ये भूख, प्यास, नींद ये यहाँ पे थॉर्नडाइक से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और अगर प्रश्न देखें दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 43, प्रश्न नंबर 43 रहेगा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये किसने कहा है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। सुकरात, रूसो, अरस्तु या प्लेटो। दोस्तों यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये किसने कहा था, और ये कल प्रश्न अपन ने दिया था, लेकिन उस टाइम में दोस्तों यहाँ पे प्लेटो ऑप्शन नहीं था, अरस्तु, सुकरात और रूसो उस ऑप्शन में थे। तो अगर अब देखा जाए यानी जिस प्लेटो और अरस्तु दोनों आ जाए तो दोस्तों आपको जो प्राथमिकता है वो प्लेटो के अंदर करनी है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, ये किसने कहा, तो ये प्लेटो ने कहा है। दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो, और अगर दोनों नहीं मिलते हैं तो प्लेटो मिले तो प्लेटो या फिर अरस्तु मिले तो अरस्तु। कल की प्रश्न उत्तरी में अपन ने प्रश्न सेलेक्ट किया था उसमें अरस्तु था, सिर्फ प्लेटो नहीं था, तो यहाँ पे अरस्तु सही किया था। आज दोनों है तो यहाँ पे प्लेटो रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44, प्रश्न नंबर 44 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 44 रहेगा, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है, यानी इसका उल्लेख किस सिद्धांत में है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा पूछा जाए, जो राष्ट्रीय स्तर की स्कूल है जिसे अपन SGFI बोलते हैं, इसका आयोजन कौन करता है, AIU, SAIU या SGFI या फिर IOA। प्रश्न नंबर 44 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों SGFI, नेशनल स्कूल लेवल के जो टूर्नामेंट होते हैं वो SGFI के द्वारा, और SGFI की स्थापना कब हुई थी, वो 1954 यानी 1954 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 45, प्रश्न नंबर 45 रहेगा दोस्तों यहाँ पर, बालक खेल के द्वारा अपनी अतिरिक्त ऊर्जा का या अपनी अतिरिक्त शक्ति का व्यय करता है, ये किस सिद्धांत से संबंधित है। कल भी अपन ने ये प्रश्न यहाँ पे लिया था दोस्तों, यहाँ पे सामाजिक सिद्धांत, अतिरिक्त ऊर्जा, मनोरंजन या स्वतः अभिव्यक्ति सिद्धांत। दोस्तों इस सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर, ध्यान रखना है, स्पेंसर और शीलर थ्योरी भी इसे अपन कहते हैं, अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत की। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत कहते हैं, यानी अतिरिक्त ऊर्जा होती है यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं, जिसके प्रतिपादक यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर और शीलर रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 46 रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे, बैडमिंटन के एकल मैच दोनों खिलाड़ियों का अंक 20 बराबर हो जाए तो कितने अंक प्राप्त करने वाला खिलाड़ी विजयी होगा। यानी एकल प्रतियोगिता की बात की जा रही है, सिंगल बैडमिंटन के अंदर अगर दोनों खिलाड़ियों के अंक बराबर हो जाए, कितने 20 अंक बराबर पर हो जाए तो कितने अंक वाला खिलाड़ी यहाँ पे विजयी होगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट इसके आधार पर 20 के बराबर आगे रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो पहले 22 अंक प्राप्त करेगा वो यहाँ पे विजयी रहेगा, यानी डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट रहने वाला है, तो वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 47, प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों। जिम्नास्टिक महिला वर्ग, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जिम्नास्टिक में जो महिला वर्ग है कौन सा इवेंट नहीं है, महिला वर्ग के अंदर कौन सा इवेंट नहीं होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। फ्लोर एक्सरसाइज, पोमल हॉर्स, वोल्टिंग या अनइवन बार।
चलिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे पोमेल हॉर्स होता है दोस्तों, वो महिलाओं के लिए नहीं होता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे फ्लोर एक्सरसाइज महिला और पुरुष दोनों के लिए, अनइवन बार और वोल्टिंग टेबल ये महिलाओं से संबंधित इक्विपमेंट होते हैं जिम्नास्टिक के अंदर। प्रश्न नंबर 47 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पोमेल हॉर्स पुरुषों से संबंधित होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 48, एशियाई खेलों का आयोजन कौन करता है दोस्तों? यहाँ पे एशियाई खेलों का आयोजन है उसका नियंत्रण शीर्षक संस्था कौन सी होती है, यानी शीर्ष संस्था इसकी कौन सी मानी जाती है? जैसे ओलंपिक से संबंधित IOA होती है दोस्तों, IOC होती है, लेकिन यहाँ पे एशियाई खेलों के बारे में पूछा गया है और पूछा गया प्रश्न भी है दोस्तों ये। प्रश्न नंबर 48 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है OCA, ध्यान रखना है, यानी ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ एशिया। एशियाई खेलों का जो आयोजन करती है वो OCA रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49, क्लास को शेयर और लाइक जरूर ज़्यादा से ज़्यादा करते रहे दोस्तों। आज के प्रश्नोत्तरी पे में महामैराथन के तौर पर ही अपन प्रश्न सेलेक्ट कर रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कवर कराने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 49 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सा खेल व्यक्तिगत है, यानी इंडिविजुअल खेल कौन सा है, यानी पर एक व्यक्ति से संबंधित खेल कौन सा रहेगा दोस्तों? यहाँ पे इंडिविजुअल, वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो बेसबॉल, सेपक टकरा, कबड्डी या फेंसिंग? प्रश्न नंबर 49 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे फेंसिंग, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अपन इसे तलवारबाजी। दोस्तों फेंसिंग को अपन किस नाम से जानते हैं? तो वो तलवारबाजी, ध्यान रखना है, तलवारबाजी से अपन कहते हैं। जो ओलंपिक के अंदर भी कौन सी खिलाड़ी गई थी? तो वो भवानी देवी गई थी फेंसिंग के अंदर। तो बेसबॉल, सेपक टकरा और कबड्डी ये टीम खेल है और व्यक्तिगत खेल फेंसिंग रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 देखें दोस्तों। भारत में ओलंपिक खेलों में अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। भारत ने अब तक कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। गोल्ड मेडल कितने प्राप्त किए गए हैं ओलंपिक खेलों के अंदर? 1, 15, 9 या फिर 10? प्रश्न नंबर 50 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वर्तमान में भारत ने 10 गोल्ड मेडल ओलंपिक खेलों के अंदर प्राप्त किए हैं। 8 गोल्ड मेडल अपन यहाँ पे हॉकी के अंदर, ध्यान रखना है, और 1 गोल्ड मेडल यहाँ पे शूटिंग के अंदर 2008 के अंदर, ध्यान रखना है, शूटिंग के अंदर अभिनव बिंद्रा 2008 के ओलंपिक में, और लेटेस्ट 2020 टोक्यो ओलंपिक में एक यहाँ पे एथलेटिक्स के अंदर नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। टोटल यहाँ पे 10 गोल्ड मेडल भारत ने ओलंपिक के अंदर प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 51 रहेगा दोस्तों यहाँ पे दौड़ प्रारंभ की स्थिति कितनी दूरी से अधिक दूरी की दौड़ों के धावक हाथ जमीन को स्पर्श नहीं करते हैं, यानी कितनी दूरी की, ध्यान रखना है, प्रारंभिक की स्थिति में कितनी दूरी की दौड़ की अधिक दूरी के धावक हाथ जमीन से स्पर्श नहीं करते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी 100 मीटर से अधिक दूरी, 400 मीटर से अधिक दूरी, 300 मीटर से अधिक दूरी या फिर 200 मीटर से अधिक दूरी, यानी ज़मीन से हाथ टच नहीं करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 400 मीटर से अधिक दूरी के दौड़े के जो खिलाड़ी होते हैं वो यहाँ पे ज़मीन के अंदर हाथ टच नहीं करते हैं, यानी 400 मीटर से पहले, यानी 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर, ध्यान रखना है, 400 मीटर के भी खिलाड़ी ज़मीन से हाथ टच करते हैं, लेकिन 400 मीटर से अधिक दूरी के खिलाड़ी होते हैं वो फिर इसके ज़मीन से हाथ टच नहीं करते हैं, वो सीधे खड़े दौड़ते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 52 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 52, वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है? दोस्तों यहाँ पे वॉलीबॉल में लिब्रो खिलाड़ी के लिए कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये सर्विस नहीं कर सकता है, ये फ्रंट कोर्ट से आक्रमण कर सकता है, ये वो ब्लॉकिंग नहीं कर सकता है, अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है, यानी सत्य कथन अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों, यहाँ पे सत्य कथन। और कल दोस्तों आपने ये प्रश्न पूछा गया था तो उसमें उपरोक्त सभी वाला, कल का जो उपरोक्त सभी है वो आपने करेक्शन कर लाया। ज़्यादातर दोस्तों का कमेंट आया था सर आपने इसमें गलत बताया, तो वो आप करेक्शन कर लेना है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना है दोस्तों लिब्रो खिलाड़ी के लिए। तो प्रश्न नंबर 52 में जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 52 में ये सर्विस नहीं कर सकता है, जो लिब्रो खिलाड़ी होता है दोस्तों वो सर्विस नहीं कर सकता है, साथ ही में वह फ्रंट कोर्ट में आक्रमण कर सकता है, ब्लॉकिंग नहीं कर सकता है, वो भी सही है, और अटैक लाइन के आगे जाकर स्मैश कर सकता है, वो भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53।
प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों, सहन शक्ति परीक्षण। दोस्तों यहाँ पे सहन शक्ति है, मैन शक्ति नहीं रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। तो सहन शक्ति परीक्षण के लिए प्रयोग होता है, यानी एंडोरेंस होता है दोस्तों यहाँ पे, जिसे अपन सहन शक्ति के नाम से जानते हैं। तो सहन शक्ति के लिए कौन सा परीक्षण प्रयोग करते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। वर्टिकल जंप, लाइट डिटेक्टर, सेंट्रीफ्यूज या फिर ट्रेडमिल। प्रश्न नंबर 53 का सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे वर्टिकल जंप होता है, वो सहन शक्ति यानी एंडोरेंस डेवलपमेंट करने के लिए काम में आता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54, और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, आप क्लास को शेयर करने में कमी ना रखिए दोस्तों, आप क्लास को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा ही करते रहे। प्रश्न नंबर 54 देखें दोस्तों यहाँ पे, वर्ष 2007 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों में कौन सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा ओल्ड है, आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे साइना नेहवाल नहीं है। उस टाइम की बात कर रहे हैं, यानी चित्रा के सोमन, प्रभजीत सिंह और अलका तोमर ये यहाँ पे प्राप्त करने वाले खिलाड़ी रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, एक एथलीट किसी इवेंट में भाग लेना सुनिश्चित करने के बाद अंतिम समय में वो इवेंट में भाग न लेकर अन्य इवेंट में वो भाग लेता है तो उसके लिए क्या निर्णय होगा। यानी कोई खिलाड़ी है, एक इवेंट में भाग लेना वो फिक्स कर लेता है, जैसे मान लो 100 मीटर में लेगा, लेकिन बाद में अंतिम समय में जाके वो दूसरे इवेंट में भाग लेना चाहता है, तो फिर क्या निर्णय लेंगे अपन उसके बारे में। तो प्रश्न नंबर 55 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे, उसे अन्य इवेंट में भाग लेने की अनुमति होगी, यानी अन्य इवेंट में भी वो भाग ले सकता है। प्रश्न नंबर 55 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी अन्य इवेंट में भी भाग लेने की अनुमति होगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 देखें दोस्तों, शेल्डन के शरीर वर्गीकरण जिसमें मेसोमॉर्फ है का तात्पर्य किस से लगाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी शेल्डन ने 3 वर्गीकरण दिए थे, एंडोमॉर्फिक दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक के नाम से 3 वर्गीकरण दिए थे। तो इसमें से जो मेसोमॉर्फिक है इसका किसके बराबर अनुमान लगाया जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 56 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है एथलेटिक के बराबर। ध्यान रखना है, एथलेटिक होता है उसी के बराबर यहाँ पे मेसोमॉर्फिक होता है, यानी मजबूत शरीर वाला, एथलेटिक भी मजबूत शरीर वाला ही होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 देखिए दोस्तों, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि होती है दोस्तों यहाँ पे, माइक्रोसाइकिल प्रशिक्षण की अवधि कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के प्रशिक्षण चक्र होते हैं, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। ध्यान रखना है दोस्तों, जिसे अपन उल्टा भी बोल सकते हैं, मैक्रो, मीजो और माइक्रो। तो माइक्रो जो प्रशिक्षण चक्र होता है उसकी समय अवधि कितनी होती है। प्रश्न नंबर 57 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 7 दिवस की होती है, यानी 6 से 7 दिन की। सबसे छोटा चक्र होता है वो माइक्रो, उसके बाद में मीजो, और सबसे बड़ा प्रशिक्षण चक्र होता है वो मैक्रो होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 58, स्पेग्नोमेनोमीटर किसका मापन करता है। कल की प्रश्नोत्तरी में भी अपन ने इसमें सेलेक्ट किया था। स्पेग्नोमेनोमीटर किसका मापन करता है, रक्तदाब, फेफड़ों की क्षमता, हृदय गति या फिर इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 58 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है स्पेग्नोमेनोमीटर रक्तदाब, जिसे अपन बीपी के नाम से जानते हैं, यानी बीपी ब्लड प्रेशर का मापन करता है, यानी 120/80 mmHg बीपी होती है, उसका मापन स्पेग्नोमेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 देखे दोस्तों, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। दोस्तों यहाँ पे इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई है वो अपने को यहाँ पे बताना है। थोरनडाइक, कोहलर, स्मिथ या वाटसन। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है, इस किसका प्रतिपादन किया गया। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोहलर महोदय के द्वारा ये सिद्धांत यानी सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत वो दिया गया है, जिसके अंदर उसने चिंपाजी नामक यानी सुल्तान नामक चिंपाजी का उसने प्रयोग किया था, उसके ऊपर उसने प्रशिक्षण किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों,
स्पायरोमीटर किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे स्पायरोमीटर है, ये किसका मापन करता है? हृदय की क्षमता, ग्रीप की क्षमता, फेफड़ों की क्षमता या पेट की मांसपेशियों की क्षमता? स्पायरोमीटर। इससे पहले अपन ने स्पेग्नोमेनोमीटर, जो दोस्तों यहाँ पे बीपी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे बीपी ब्लड प्रेशर में काम में आया था स्पेग्नो, लेकिन स्पायरोमीटर है वो किस में रहेगा? प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फेफड़ों यानी लंग्स की कैपेसिटी का मापन करता है, फेफड़ों की क्षमता का मापन करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, किस खेल के खिलाड़ी के द्वारा सिन गार्ड का प्रयोग किया जाता है? यानी कौन सी गेम्स का खिलाड़ी है, प्लेयर है, वो सिन गार्ड का प्रयोग करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी या टेनिस? प्रश्न नंबर 61 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है कबड्डी खेल का जो खिलाड़ी है वो यहाँ पे सिन गार्ड का प्रयोग करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 62। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों आप। प्रश्न नंबर 62 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। टेनिस, हॉकी, क्रिकेट या कबड्डी? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित रहेगी? प्रश्न नंबर 62 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है वो यहाँ पे हॉकी से, यानी महिलाओं की, ध्यान रखना है दोस्तों, महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है, महिलाओं की राष्ट्रीय ट्रॉफी है वो यहाँ पे लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो हॉकी खेल से संबंधित रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों, जूडो खेल में प्रतियोगिता का एरिया कितना होता है? दोस्तों जो जूडो खेल होता है उसके जो एरिया होता है वो कितना होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। और दोस्तों जूडो खेल है, इसका जनक कौन है? प्रश्न ये 2022 थर्ड ग्रेड में पूछा गया प्रश्न है, जूडो खेल का जनक कौन है? तो वो जिगारो कानो, डॉक्टर, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे डॉक्टर जिगारो कानो है, जिगारो कानो वो जूडो खेल के जनक रहेंगे। प्रश्न नंबर 2022 में प्रश्न पूछा गया था, लेकिन इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया बताना है अपने को। तो प्रश्न नंबर 63 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 16 बाई 16 मीटर, ध्यान रखना है 16 बाई 16 मीटर का इसका एरिया होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों, कबड्डी खेल में लोना कितने अंक मिलते हैं? लोना के कितने अंक मिलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। सबसे पहले लोना क्या होता है? लोना होता है पूरी टीम, यानी कोई भी एक टीम पूरी आउट हो जाती है, तो पूरी आउट होने पर विपक्ष की जो टीम होती है उसे एक्स्ट्रा अंक मिलते हैं, तो लोना के रूप में। तो लोना के रूप में कितने अंक मिलेंगे? तो प्रश्न नंबर 64 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 2 अंक मिलते हैं। साथ में जितने खिलाड़ी लास्ट में आउट होते हैं उनमें 2 अंक ऐड और कर देते हैं, तो इस प्रकार 2 अंक लोना के मिलेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 65 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है विटामिन सी, ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे विटामिन कौन सा है? सी है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है या क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। रक्त का थक्का जमता है, भूख की कमी, रिकेट्स, स्कर्वी? प्रश्न नंबर 65 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है यहाँ पे विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है उसे अपन स्कर्वी कहते हैं। स्कर्वी का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे जो दांत होते हैं, इन दांतों के अंदर, ध्यान रखें, दांतों के अंदर जो मसूड़े होते हैं, मसूड़ों के अंदर यहाँ पे खून आने लगते हैं, मसूड़े होते हैं उनके अंदर खून या ब्लड आने लग जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है ध्यानचंद जी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यहाँ पे मेजर ध्यानचंद है वो किस खेल से संबंधित है वो आप आसानी से बता दोगे, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, इजी क्वेश्चन भी रहेगा। और मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली, और यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों यूपी, दिल्ली और मेरठ यूपी के अंदर भी, मेरठ यूपी में इसके नाम से मेजर ध्यानचंद खेल यूनिवर्सिटी भी स्थापित की गई है। तो मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? प्रश्न नंबर 66, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को जानते हैं, और 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे है दोस्तों, वो इसी की याद में मनाया जाता है। तो प्रश्न नंबर 66 का सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हॉकी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, हैंडबॉल खेल क्षेत्र का माप कितना होता है? दोस्तों जो हैंडबॉल होती है, इस हैंडबॉल के जो कोर्ट होता है इसका माप कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हैंडबॉल कोर्ट का माप कितना रहेगा दोस्तों? ये हैंडबॉल ग्राउंड होता है दोस्तों, और इसके जो माप होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 3 2022 के अंदर हैंडबॉल के जो कोर्ट होता है, हैंडबॉल का जो गोल पोस्ट होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी थी दोस्तों,
वो भी अपने को ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर 67 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 40 बाई 20 मीटर। ये हैंडबॉल कोर्ट का माप रहेगा। प्रश्न नंबर 67 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 देखिए दोस्तों, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अटैक लाइन है वो किस खेल में प्रयुक्त की जाती है, किस खेल में काम आती है। खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 68 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे वो रहने वाला है अटैक लाइन यहाँ पे वॉलीबॉल से संबंधित होती है। दोस्तों वॉलीबॉल का जो कोर्ट होता है वो अपने को 18 बाई 9 मीटर का होता है, 18 बाई 9 मीटर। और इसके अंदर दोनों तरफ या 3-3 मीटर, यानी नेट के पास में 3-3 मीटर की दोनों तरफ वो अटैक लाइन होती है। और जो 6-6 मीटर का दोनों साइड में वो बैक जोन होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 69। प्रश्न नंबर 69, अजलान शाह कप की प्रतियोगिता संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अजलान शाह कप प्रतियोगिता किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया, अभी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। अजलान शाह कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। 69, प्रश्न नंबर 69 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे अजलान शाह कप हॉकी के नाम से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हॉकी की प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 रहेगा दोस्तों, यहाँ पे फेडरेशन कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है। फेडरेशन कप प्रतियोगिता है वो किस खेल से संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल या फिर बेसबॉल। फेडरेशन कप प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 70 सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वॉलीबॉल से संबंधित प्रतियोगिता ये फेडरेशन कप कहलाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 71। और क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रखे आप। प्रश्न नंबर 71 देखें दोस्तों, पुरुषों के लिए भाले का वजन क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे पुरुषों के लिए है वो जेवलिन होता है, इसका वजन कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। इससे पहले अपन महिलाओं के लिए भी देख चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 71 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो पुरुषों के लिए जो भाले का वजन होता है वो यहाँ पे 800 ग्राम होता है। सही आंसर रहेगा 800 ग्राम। और महिलाओं के लिए होता है जो वो महिलाओं के लिए यहाँ पे 600 ग्राम रहेगा दोस्तों। ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखे दोस्तों, महिलाओं के लिए हैंडबॉल का अधिकतम वजन कितना होता है। दोस्तों महिलाओं के लिए जो बॉल यूज की जाती है हैंडबॉल के अंदर, उसका वजन अधिकतम कितना होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 300, 400, 600, 500। प्रश्न नंबर 72 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है महिलाओं के लिए जो बॉल यूज की जाती है उसका जो अधिकतम पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे मैक्सिमम ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम कितना होता है वो 400 ग्राम से ज़्यादा नहीं हो सकता है महिलाओं के लिए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखें दोस्तों, पाचन तंत्र से संबंधित कौन सा अंग है। दोस्तों यहाँ पे पाचन तंत्र है जिसे अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जानते हैं, उससे कौन सा संबंधित अंग है। अंक नहीं है दोस्तों, यहाँ पे अंग रहेगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है। कौन सा अंग है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मस्तिष्क, फेफड़े, आंत या फिर हृदय। पाचन तंत्र से संबंधित अंग कौन सा है। प्रश्न नंबर 73 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे आंत होती है जो इंस्टेंट होती है वो यहाँ पे रहेगी। और आंत दो प्रकार की होती है दोस्तों, यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत। दोस्तों यहाँ पे छोटी आंत और बड़ी आंत, ये आंत पाचन तंत्र से संबंधित होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों, शरीर के किस अंग से पायरिया संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे शरीर का कौन सा अंग है जिसमें पायरिया हो जाता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। गला, कान, आँख या फिर दांत। दोस्तों इसमें मैं बताऊँ पायरिया होता है वो विटामिन, ध्यान रखना है, विटामिन सी की कमी से होता है। और इसमें जो खून आने लगता है, ब्लड आने लगता है, तो पायरिया किससे संबंधित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 का सही आंसर रहेगा दोस्तों, में दांतों से संबंधित पायरिया होता है। पायरिया दांतों से संबंधित होता है। और साथ ही में दोस्तों आपको बता दूँ जो मसूड़े होते हैं, इन मसूड़ों में खून आने लग जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों, लंबी, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 75, लंबी दूरी के धावक होते हैं उसके लिए कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। कल भी अपन ने ये प्रश्न सेलेक्ट किया था दोस्तों, लंबी दूरी के धावकों के लिए कैलोरी की आवश्यकता कितनी होती है 75 में बताना है। कल भी अपन ने ये प्रश्न आप सेलेक्ट किया था। और अगर थोड़ा सा ध्यान है तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 5000 से 5500 किलो कैलोरी लंबी दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंस के रनर के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस के जो रनर होते हैं उनके लिए यहाँ पे कैलोरी की आवश्यकता रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 76।
प्रश्न नंबर 76 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 76 रहेगा दोस्तों, वो रहने वाला है वेंट्रिकल एक हिस्सा है, यानी वेंट्रिकल है वो किसका हिस्सा है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वेंट्रिकल किसका हिस्सा रहेगा, मस्तिष्क का, हृदय का, फेफड़ों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 76 का जो सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है वेंट्रिकल होता है वो हार्ट का हिस्सा होता है, यानी हृदय का हिस्सा होता है। यानी वेंट्रिकल को अपन नीले के नाम से जानते हैं, नीले, और ओट्रियम होता है उसे अपन आलिंद के नाम से जानते हैं। तो आलिंद और नीले हैं, यह हार्ट के हिस्से है। तो दोस्तों अपन ने कितने प्रश्नों का एनालिसिस किया है 76 का, कितना स्कोर कर पाए हैं वो स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और प्रश्न उत्तरी आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक जरूर करके जाए दोस्तों, आप शेयर और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।